हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई होप कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को किया होगा, यानी 99% लोग हैं जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे, और अटेम्प्ट भी किए होंगे तो जो इस क्वेश्चन का जो सबसे इजीएस्ट वे है, सिंपल टर्म्स, अगर आपको कुछ भी नहीं आता इस क्वेश्चन में, पता नहीं चल रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो आप केवल क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ेंगे, वहां से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके, जो आपने फिफ्थ में सिक्स में जो मतलब डिवाइडेड का जो रूल पढ़ा होगा कि अगर हम हमारे पास 4 है तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है ना। 5 है तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ओके, ये जो इस टर्म्स का भी अगर आप यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये जो टाइप है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसे तो हम देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करेंगे, है ना। एक सेकंड वे है जिस तरीके से इस क्वेश्चन को हिट किया जा सकता है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, और उस टाइप्स को यानी उस टर्म्स को बताने का मेन जो रीजन है कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं, कुछ इस क्वेश्चन को अगर वो थोड़ा सा भी राउंड करता है, थोड़ा घुमा देता है, तो आप अगर उस फॉर्मूले को जानते हैं या उस कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट मीन्स मैं अभी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग मिस करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का शॉर्ट वे ढूंढते हैं कि छोटा हमें कॉन्सेप्ट मिल जाए जिससे हम क्वेश्चन को हिट कर लेंगे। तो आप भूल जाइए। ओके, क्योंकि सीसेट जिस लेवल का क्वेश्चन सेट कर रहा है ना, यानी यूपीएससी अपने सीसेट पेपर में जिस लेवल का क्वेश्चन सेट कर रहा है, उससे अगर आप ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर हाँ करेंगे, एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैथमेटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% लोग हैं जो जो नंबर थियरी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं समझते हैं। और यूपीएससी हर साल कम से कम 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यानी 5 to 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी नंबर थियरी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन पूछता है। यानी आपको आपके पास अगर मॉडुलो थियरी है ना, जैसे आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा रिमाइंडर थियरी, आप रिमाइंडर थियरी बस पढ़ लिए होंगे, लेकिन रिमाइंडर थियरी का यूज कैसे किया जाता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये किसी को नहीं आता। आप जाहिर सी बात है ना, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको बताता हूँ। देखो, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज थोड़ा सा शांत होकर के आराम से बैठ करके सुन लो, है ना। मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको लगेगा कि शायद ये भी होता है ना। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, जैसे आप कहते हो ना कि 4/2 है ना, और इसे आप ऐसे नॉर्मल कट करके कहते हो कि है ना 2 टाइम्स में कट गया। एक्चुअली ये तो होता ही नहीं है ना मैथमेटिक्स में कभी। आप अगर 6/3 करते हो और इसे कट करके आप ये कहते हो कि 3 है ना, 3 2 6, यानी इस तरीके से आप कट करते हो, या 7/3 लो, आप कहते हो कि हाँ कट गया, 1 रिमाइंडर बचा, है ना। ये होता ही नहीं है। ये तो हमने खुद अपना मैथमेटिक्स को इजी करने के लिए ये टर्म्स हमने खुद इजाद किए हैं, ऐसा रखा है, लेकिन ऐसा कहीं मैथमेटिक्स में नहीं है। आप किसी भी मैथमेटिक्स के बुक को पढ़ लो, क्या आपको कहीं मिलेगा किसी बुक ने, किसी राइटर ने कुछ इस टर्म्स में लिखा है? इवन जो छोटे बच्चे एलकेजी मतलब 1 2 3 के जो बच्चे होते हैं, वहां पर भी ये टर्म्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स की पढ़ाई जा रही है, वो पूरा का पूरा गलत पढ़ाया जा रहा है ना। जबकि जब आप डिवीजन पढ़ते हो, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, तो उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, वो रिमाइंडर थ्योरी से आता है ना। यानी आप जो पढ़ते हो वो रिमाइंडर थ्योरी पढ़ते हो। रिमाइंडर थ्योरी अगर मैं बात करूं, तो आपके पास जो होता है वो डिवीजन एल्गोरिथम आता है, और डिवीजन एल्गोरिथम से रिमाइंडर थ्योरी आती है, और उसी रिमाइंडर थ्योरी से आप मॉडुलर थ्योरी पढ़ते हो, यानी मॉडुलर एल्गोरिथम पढ़ते हो। ये सारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिवीजन एल्गोरिथम में कुछ नया बता रहा हूँ। डिवीजन एल्गोरिथम आप सभी लोग जानते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम का जो यूज होता है ना, वो आप नहीं समझ सकते। जैसे सिंपल सी बात करूँ, अगर 4/2 में कर रहा हूँ, इसमें ए क्या है, आप पहले तो डिवीजन एल्गोरिथम को समझो कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि अगर कोई भी ए एंड बी, एनी एनी इंटीजर्स है ना, वेयर
बी इज अ ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यानी बी जो है, यानी जो डिवाइजर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता ना, हमेशा 0 से बड़ा होगा, और नहीं वो नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन डालता है डिवीजन एल्गोरिथम कि बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर, और ये क्यू आर क्या है, पोटेंट एंड रिमाइंडर। ओके, सच दैट इट मीन्स, अब ये क्या होगा, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ये बनता है बी क्यू प्लस आर। ओके, अब यहां पे देखिए, जब मैंने कहा कि 4/2, तो 4/2 होने का मतलब क्या होगा, 4 ए जो है आपका 4 है, बी जो है आपका 2 है, क्यू एन प्लस आर, ये होगा। अब आप यहाँ पे आप खुद से चूज करिए कि आपका पोटेंट और रिमाइंडर क्या होगा। ये तो सिंपल वे मैंने कह दिया, सिंपल, अगर मैंने ए और बी की वैल्यू सिंपल रख दी है। अगर मैं यहीं पर ए की वैल्यू, अगर ए इजकल टू मैं कह दूं -2 होगा और बी इजकल टू 13 होगा, या 13 न लेकर के मैं छोटा सा भी कोई नंबर ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। अब आप जरा डिवाइड करके बताओ कि इसका पोटेंट और रिमाइंडर क्या होगा, इसका पोटेंट और रिमाइंडर क्या हो सकता है। क्या आप अपनी बेसिक जो बेसिक इट मीन्स जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, कि आपको दे दिया गया है ए और बी, यानी मैंने कह दिया कि जैसे कहा ना 6/3 है, तो आप कह दिया हाँ 2 हो गया। अगर मैंने 6 की जगह -2 कर दिया और 3 कर दिया, आप कभी अब बताओ कि इसका पोटेंट और रिमाइंडर क्या होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए, यानी ए की वैल्यू अगर मैंने -2 ले लिया और बी की वैल्यू 4 ले लेते हैं, या 13 ले लो, कुछ भी आप ले लो, आपको ये सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर रिमाइंडर और पोटेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि पहले आप जो बेसिक टर्म्स है उसे सीखो, है ना। होता है ना कभी, जैसे कि बहुत सारे आप एसएससी में पढ़ोगे, एसएससी सीजीएल वगैरह में, या एसएससी में बहुत सारे मैथमेटिक्स है जिसमें छोटे छोटे आपको फॉर्मूले बताए जाते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन को। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉर्मूला अगर एक क्वेश्चन पे काम कर जा रहा है तो वो सारे क्वेश्चन पे काम करेगा, ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ते हो चीजों को, तो आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट को सारे के सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो कभी भी छोटे छोटे चीजों पे आप नहीं जाओ, है ना। हाँ, अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर उस छोटी चीजों से आपका बन जाता है तो आप कम कर सकते हो, लेकिन आप पूरा उम्मीद नहीं लगा सकते कि अगर एक साल अगर मैं इस क्वेश्चन को किसी छोटे से फॉर्मूले पे मैंने अप्लाई कर दिया, तो क्या ही होगा कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन अगले साल इसी तरीके से पूछा जाएगा और आप इसी को अप्लाई करके बना लोगे। ऐसा कभी नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा तो फिर आपको लगेगा कि मैंने क्या पढ़ा है, या जो पढ़ाया गया वो तो कहीं काम ही नहीं किया। तो यहाँ पे इस टर्म्स को थोड़ा सीखेंगे हम लोग, किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं। अभी मैं इसे बताऊंगा, एक सेपरेट मैंने स्लाइड ही बना रखा है डिवीजन एल्गोरिथम का। यहाँ पे मैं मॉडुलो थ्योरी बताऊंगा कि मॉडुलस होता क्या है, कि मॉडुलर आपको किस तरीके से मॉडुलर एल्गोरिथम का यूज करेंगे आप। ओके, तो देखते हैं। पहले हम इसे फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, छोटा सा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा। कहता है कि इफ, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, कि इफ कैन एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन इन अ फॉर्म ax + 1 पावर n अपॉन a। ओके, यानी अगर कोई भी ऐसा टर्म से पावर n देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि नो मैटर हाउ लार्ज द वैल्यू ऑफ पावर n की वैल्यू कितनी भी लार्ज हो जाए कोई मैटर नहीं करता है। ओके, आप जितना भी चाहे उसमें बढ़ा ले सकते हैं। यानी अगर कोई टर्म्स अगर ax + 1 अपॉन a, ओके, के टर्म्स में लिखा गया है तो उसका रिमाइंडर 1 होगा। और अगर वहीं पर ये टर्म्स अगर कुछ इस तरीके से लिखा है ax - 1 पावर n अपॉन a, तो इसका रिमाइंडर आपको -1 होगा। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से थोड़ा आपको क्लियर होगा। जैसे हम अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले के लिए फर्स्ट के लिए लीजिए कि 37 पे पावर मैंने ले लिया, बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। मैंने कहा ना कि n की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, कितना भी लार्ज हो, अगर वो टर्म्स इस टर्म्स में है तो उसका रिमाइंडर हमेशा +1 होगा। और अगर कोई वैल्यू अगर इस टर्म्स में है हमें मिल जाती है, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, तो उसका रिमाइंडर ऑलवेज -1 होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 37 पे पावर 12 6 3 5 ओके 2 अपॉन 9, ये मैंने ले लिया। ओके, आप इसे ध्यान रखना, ax + 1 पे केवल इसके पावर n है, ओके, अपॉन 9 ये ले लिया। अब हमें बनाना है इस टर्म्स का, बनाओ कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा फॉर्म होगा जो ये बन सकता है। तो 37 है, तो 37 को आप क्या लिख सकते हो, 37 को 36 + 1 का होल पावर
1 2 6 3 5 2 कुछ भी हो, यहाँ n मैटर ही नहीं करता है, कुछ भी हो, बस हमारा ये टर्म्स का बनना चाहिए। ओके, अपॉन 9 ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, a और a सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 9 के टर्म्स में हमें इसे बनाना होगा। ओके, इसे क्या लिख सकते हैं, 9 4 जा, अब x जो है वो कुछ भी हो सकता है, बस हमें नीचे हमारा जो a है वो सेम आना चाहिए, प्लस 1 अपॉन 9, और इसका जो पावर है आप कुछ भी रख लो ना, ये रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे फॉर्मूले पे। अब ए जो है हमारा क्या है, सेम है, सेम वैल्यू है, जैसे यहाँ पे एक कर रहा था कि ए एंड ए सेम है, ए और ए सेम हो गया, हो गया। अब इसका हमेशा जो वैल्यू आपको मिलेगा वो क्या होगा, वैल्यू इट मींस द रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव 1, ऑलवेज पॉजिटिव 1 होगा। ओके, तो ये तो हमने प्लस के लिए बता दिया। उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव के लिए लेते हैं कि नेगेटिव के लिए आप क्या ले सकते हैं, तो नेगेटिव के लिए आप एक ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, 31 के होल पावर n, कुछ भी ले लो आप, जितना आप चाहे करोड़ों में भी कोई वैल्यू ले लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस टर्म्स पे बन जाता है तो हमारा फार्मूला। यानी 31 पे पावर में छोटा सा ले लेता हूँ, 2 मतलब 217 अपॉन 8 मैंने कर लिया। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे हम 31 है तो इसको मैं अगर माइनस के टर्म्स में कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 32 माइनस 1 का होल पे पावर 17 अपॉन 8 हो गया। अब मैं इसे ऐसा लिखें ताकि ये a वाला टर्म जो है वो सेम आ जाए, तो 8 हमें इसे बनाना है, 8 चौका 32 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 8 इंटू 4 माइनस 1 का होल पावर, जो भी हमारा n की वैल्यू थी, क्योंकि n तो मैटर ही नहीं करता ना, अपॉन 8 हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से, ये टर्म्स बन गया कि नहीं, इस टर्म्स पे बना, जैसे ही ये टर्म्स पे बना, अब हम इसकी रिमाइंडर को ऐसे ही बोल देंगे कि इसका रिमाइंडर -1 आएगा। ओके, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन ये जो -1 की बात हो रही है, आप ध्यान रखना, अभी जो -1 और +1 की बातें हो रही है ना, हमेशा मॉड्यूलर थ्योरी में हो रही है, मॉड्यूलर थ्योरी में। ओके, मॉड्यूलर थ्योरी की ही बात कर रही है, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी, आप ध्यान में रखो, कोई भी रिमाइंडर नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। आपने अगर डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा होगा तो वहां पे कहता है कि a इक्वल टू हमारा bq प्लस r होता है, वेयर r इज अ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन b। जो डिवाइजर है उससे तो हमेशा क्या होगा, लेस देन ही होगा। अगर 13 से हम डिवाइड करें तो 13 थोड़ी होगा, 13 होता तो 0 हो जाएगा, वो 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 उससे छोटा ही होगा जब भी होगा, या तो 0 हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो ये सारा जो थियरी है वो डिवीजन एल्गोरिथम पे काम कर रहा है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये कैसे होगा। अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो आप रिमाइंडर सीधे लिख सकते हैं कि इसका जो रिमाइंडर है आपका पॉजिटिव 1 आ गया, लेकिन अगर नेगेटिव में आता है तो उसके लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ओके, तो आप बस ये 2 फार्मूले जो मैंने बताए अभी, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, अब इसे ध्यान में रखिएगा। उसके साथ साथ अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है कि 9 है और 9 को हम 99 टाइम्स तक लिखते हैं। अगर 9 को हम 99 टाइम्स तक लिखते हैं तो एक नया नंबर n बनता है, कैपिटल N बनता है। अब कह रहा है कि कैपिटल N को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं, 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 से, ओके, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। ओके, अब ध्यान देना, अगर हम 9 को 99 टाइम्स तक लिखते हैं तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 पे पावर 99 माइनस 1। अब कुछ लोगों को यहाँ दिक्कत होगा कि क्या हो सकता है। देखो, अगर हम 9 है तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके, 99 को अगर हमें लिखना हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके, कंफर्म हो रहा है। अगर हमारे पास 999 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब उसी तरीके से 9 जो वो कितने टाइम्स तक, 99 टाइम्स तक है, तो मतलब अगर हम 10 पे पावर 99 और -1 करें तो वो इसके बराबर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी टर्म्स। ठीक है, सिंपल है एकदम, जो मैंने अभी समझाया उसी को बस ध्यान में रखना है। ओके, ये क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 99 -1 हो गया। अब 10 पे पावर 99 है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल है, 10 पे पावर 3 के होल पावर 33, 33 से अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 ही आएगा, -1 हो गया। यानी ये टर्म्स हमारा इस तरीके से लिखा जा चुका है। अब जो 10 पे पावर 3 है ये 1000 है। ओके, ये क्या है, 1000 है, यानी जो 1000 के पावर कितना हो गया, 33 माइनस
1। ओके, अब हमारे पास जो 1000 है, अब कह रहा है कि ये जो टोटल नंबर, अब हम जरा क्वेश्चन को देखते हैं कि ये टोटल जो नंबर हमने अभी निकाला, यानी 9 को जो 99 टाइम्स तक लिखा गया और उसको हम 10 पे पावर 99 - 1 कर दिए, इन सारे नंबर को कितने से डिवाइड किया जा रहा है? 13 से डिवाइड किया जा रहा है। ओके, अब जब 13 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 13 से डिवाइड किया जा रहा है। अब हम जरा मॉडुलो थ्योरी को पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ताकि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए मॉडुलो जो एल्गोरिथम, जो मॉडुलर एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया कि डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि जहाँ पे ए बी कोई हमारे पास इंटीजर है, बी ग्रेटर देन 0 है, क्यू आर हमारे पास कोई चीज करता है, वो इस तरीके से करता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाता है। अच्छा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को आप क्या लिख सकते हो? ए माइनस आर बाई बी इक्वल टू क्यू के बराबर होगा। जो ए माइनस आर बाई बी है उसको आप इस टर्म्स में लिखते हैं, इन अ मैथमेटिकल टर्म्स। आप बच्चे के मतलब छोटा सा, अगर हमें कुछ नहीं मॉडलों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप तो बस सिंपल इतना लिख सकते हैं, लेकिन इस पूरे टर्म्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए मॉडुलर बी, ओके, कॉन्ग्रुएंस आर। ओके, ये कॉन्ग्रुएंसी है। ओके, कॉन्ग्रुएंस आर, तो कॉन्ग्रुएंस मतलब ए मॉडुलर बी जो है वो आर के कॉन्ग्रुएंस है, इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट और कॉन्ग्रुएंसी अलग होती है। आपने पढ़ा होगा 10th में या 9th में आपने पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंसी और जो सिमिलरिटी होती है वो अलग अलग होता है। दो फिगर जो है वो सिमिलर हैं, उनके लिए कई सारे मैटर होते हैं, उनके साइज इक्वल होने चाहिए, है ना, उनका एंगल इक्वल होना चाहिए, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए साइज मैटर नहीं करता है। तो यानी आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी जो हमारे पास सिमिलर कोई फिगर है या सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल जो होता है वो कॉन्ग्रुएंस हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी कभी सिमिलरिटी नहीं हो सकती है। तो जो कॉन्ग्रुएंसी के आपने फॉर्मूले भी पढ़े होंगे कि आप जो ट्रायंगल है उनको कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूव कर सकते हैं, एंगल से, साइड से, साइड एंगल से, जो तीन आपके जो फॉर्मूले होते हैं उससे आप प्रूव करते हो। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a माइनस आर बाई बी, इट मीन्स a मॉडुलर b कॉन्ग्रुएंस r। यानी आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि a कॉन्ग्रुएंस, ओके, r मॉडुलर, ठीक है, b, ओके, a कॉन्ग्रुएंस r मॉडुलर b। इस टर्म्स में आप इसको क्या कर सकते हैं, इस टर्म्स को लिखा जा सकता है। तो अब हम, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि हमारे पास, अब हमने यहां तक निकाल लिया था क्वेश्चन को, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम जरा 1000 है, 1000 को हम कॉन्ग्रुएंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 1000 है तो 1000 इज ए कॉन्ग्रुएंस आर मॉडुलर 13, इस टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसा मैंने अभी फॉर्मूले में बताया कि a इज कॉन्ग्रुएंस आर मॉडुलर, क्या होगा, मॉडुलर b। ओके, तो a के टर्म्स में यहाँ पर क्या है, 1000 है। अगर आप बैक जाके देखें तो यहाँ पे क्या है, a के टर्म्स में आपका 1000 है, ओके, और b का जो टर्म्स है वो क्या है, 13 है। डिवाइडर तो क्या है आपका 13 है, 13। तो अब अगर यहाँ पर आप देखिए तो आपका बनेगा कि 1000 कॉन्ग्रुएंस आर मॉडुलर 13। ओके, अब अगर 13 से, मतलब सिंपल अगर समझिए इसका मतलब कि आपको 1000 को 13 से डिवाइड करना है तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। अब इसका रिमाइंडर कितना बच गया, 12 बचा। जब 1000 को 13 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 12 बचेगा। यानी 1000 इज ए कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडुलर 13। यानी 1000 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा टर्म्स आप लिख सकते हैं। समझ में आया? यानी अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस पेज पे आप ध्यान दें तो आपने क्या लिखा, जो 1000 था पावर 13 था, तो 1000 के जगह पे आप क्या लिख सकते थे, 12 लिख सकते हैं, 12 मॉडुलर 13। तो मॉडुलर 13 तो है ही आपके पास। मॉडुलर मतलब डिवाइडर, जो डिवाइड कर रहा है पूरे नंबर को। तो डिवाइड कौन कर रहा है, 13 कर रहा है, ठीक, ओके। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया, इसीलिए मैंने आपको मॉडुलर समझाया कि मॉडुलर से क्या आपको निकल के आता है। अगर आप सोचो इसको तो देख रहे हैं आप, 1000 को आप केवल आपने इतने छोटे से टर्म्स में लिख दिया। यानी अब क्या बचा, 1000 के जगह पे आप 12 लिखेंगे, 12 पे पावर 33 अपॉन 13, ओके। तो 13 क्या आपका बना, 13 इज ए, जो मॉडुलर 13 है तो मॉडुलर बना। अब -1 अपॉन 13, क्योंकि टोटल दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा था,
अगर दोनों नंबर को ये डिवाइड करेगा, यानी आप अगर प्रीवियस में जाके देखिए यहाँ पर, क्योंकि 1 ये पूरे को 13 डिवाइड करा है तो 1/13 होगा यहाँ पे। जब ये 1/13 होगा तो देखिए अगर 1 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही बचेगा, ये 1 ही बच गया रिमाइंडर। अब हमें ये निकालना है। अब हम 12, अब हम प्रीवियस फॉर्मूले पे जाते हैं। हमने दो फॉर्मूले वहां पे पढ़े। एक पढ़ा हमने फॉर्मूला कि ax +1 पे पावर n/a होता, तो इसका रिमाइंडर क्या बनेगा, 1 बनेगा। अगर यहाँ पे हम अगर माइनस कर देते हैं तो ये इसका रिमाइंडर -1 बनेगा। अब हम इसी को जो 12 है अपॉन 13 है, इसको मैं रिमाइंडर थ्योरपी मतलब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा उस पर यूज करते हैं। तो 12 को हम लिख सकते हैं 13 - 1/13। ओके, 1 तो हमारा चल ही आ रहा है जैसे था, क्योंकि इसका रिमाइंडर 13 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 ही बचेगा। अब 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 × 1 -1/13 इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखिए ये फॉर्मूले पे बन गया, जो -1 वाला हमारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला देखिए इस फॉर्मूले पे बन गया। a की जगह पे 13 है और ये हमारा ये सेम हो गया दोनों। ओके, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बनेगा, -1 आएगा। तो -1 और -1 इसका मतलब ये कितना हो गया, -2 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, -2 किसी का भी नंबर का रिमाइंडर नहीं हो सकता है, हमारा डिवीजन एल्गोरिथम कहता है। अब -2 किसी भी नंबर का अगर रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो अब हमें यहाँ क्या अप्लाई करना पड़ेगा, मॉडुलर थ्योरी अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे मॉडुलर थ्योरी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो ये क्या बच गया, -2। अब -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा, यानी कॉन्ग्रुएंस होगा, इक्विवेलेंट नहीं कॉन्ग्रुएंस होगा r मॉडुलर 13 के, यही है। अब हम r मॉडुलर 13, तो अब हमारे पास r की वैल्यू 11 आएगी। अब ये आप सोच रहे होंगे कहाँ से मैंने ले लिया, इसीलिए मैंने शुरू में जो थोड़ा सा 5 मिनट 4 मिनट का जो लेक्चर दिया वो इसीलिए दिया। अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि चीजें कैसे बनती है। अब यहाँ ध्यान दो आप, अभी आपके पास जो डिवीजन एल्गोरिथम था वो क्या कहता था, a = bq + r। ये कहता है a इज व्हाट, a इज -2, आपके पास बना -2 = b की वैल्यू आपके पास कितना है, 13, ये हो गया आपका 13। आपके पास q क्या होना चाहिए और r क्या होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन है ना, अब आप कंफ्यूज होंगे कि अब क्या ऐसा कभी हो सकता है, ये -2 को अगर हम 13 से डिवाइड करें और हमें पूछो कि बताओ भैया क्वोटिएंट और रिमाइंडर क्या होगा, आप कंफ्यूज हो गए। अब आप सेटिस्फाइड कराओ, यानी अगर आपको डिवीजन एल्गोरिथम नहीं आता है तो आपको निकालना, क्वोटिएंट और रिमाइंडर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, आएगा ही नहीं आपको। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे क्या हो सकता है, यानी क्यू और आर की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो -2 को सेटिस्फाइड करेगी, बराबर होना चाहिए। तो क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, क्यू की वैल्यू आपको -1 लेना पड़ेगा और आर की वैल्यू आप क्या लोगे, 11। अब एक तो चीज क्लियर है ना कि आर की वैल्यू कभी भी 13 से ज्यादा तो होगी नहीं, या तो 12 होगी, या तो 10 होगा, 11 होगा, या तो 10 होगा, 9 होगा, 7, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अगर क्योंकि यहाँ पे 13 है तो क्यू की वैल्यू तो -1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे -2 के बराबर दिखाना है तो -1 ही होगा। ओके, -2 तो आप लेंगे नहीं, अगर -2 ले लेते हैं तो ये 13 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, आप अपने दिमाग लगा के सोचिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो ये हो गया 13 × -1। ओके, हो गया। अब q की वैल्यू हमेशा -1 ही होगी, -1 से अलावा कुछ भी क्वोटिएंट की वैल्यू। अब आपने कभी सोचा होगा कि क्वोटिएंट जो है आपका कभी भी निगेटिव हो सकता है, यानी a की वैल्यू अगर आपकी निगेटिव हुई तो क्वोटिएंट ऑलरेडी निगेटिव हो गया। अब ध्यान देखो यहाँ पे, ओके, यानी क्वोटिएंट कितना हो गया, क्वोटिएंट आपका -1 हो गया और रिमाइंडर देखो आपका कितना हो गया, 11। तो रिमाइंडर आपका यहाँ क्या बना, 11, यानी आपको रिमाइंडर 11 लेना ही पड़ेगा, तभी इसको सेटिस्फाइड करेगा। यानी -2 है ना, अब जरा इसको पूरा कैलकुलेट करो तो ये कितना होगा आपका, -13 और +11। तो -13 में से 11 माइनस करोगे -2 बचेगा, देखो -2 सेटिस्फाइड किया ना। तो सेटिस्फाइड तभी करेगा जब आप यहाँ पे क्वोटिएंट को -1 लोगे, यानी क्यू की वैल्यू आपको -1 लेना पड़ेगा और आर की वैल्यू आपको क्या ले सकते हैं, 11। ओके, इस तरीके से आप और भी वैल्यू सोच सकते हैं, क्योंकि और भी कोई वैल्यू के लिए आप सोच सकते हैं, आर की कोई और भी वैल्यू आ सकती है। ओके, ऐसा नहीं कि क्यू और आर की वैल्यू इतनी ही हो सकती, लेकिन इसी को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमारे लिए आर जो होगा वो 11 आ जाएगा रिमाइंडर, और क्यू की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर जो आर बचा वो कितना हो गया, 11 आ गया, और यही आपको चाहिए था रिमाइंडर। ओके, यानी अब अगर थोड़ा सा और डीप में जाकर के चीजों को सोचना चालू करो आप, तो आप यहाँ पे एक चीज और सोच सकते हो कि जो -2 लेके आया मैं, वो -2 क्या है, ये -2 टोटल जो वैल्यू है ना,
ये टोटल वैल्यू ये आपका किसका है, ये टोटल -2 जो रिमाइंडर है वो किसका रिमाइंडर है, ये आपका है 10 पे पावर 99 - 1 का रिमाइंडर है, जिसको 13 डिवाइड कर रहा था। लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता नहीं है, इस वजह से मुझे आपको डिवीजन एल्गोरिथम का को यूज करके हमने इसको क्या किया, रिमाइंडर आर की वैल्यू 11 लाया। ओके, तो आर आपका क्या मिला, आर इक्वल टू 11, ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, तो यहाँ पे आपको जो सीखने वाली चीज मिली कि आपको एक प्रॉपर मॉडुलस थ्योरी का देखो कितना यूज हो रहा है। ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा जो 2021 में पूछा हुआ है, वहां पे मॉडुलस थ्योरी का बहुत ही बेहतरीन यूज हुआ है। ओके, और इस तरीके से एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में, तो मैं वहां पे यहाँ पे उस क्वेश्चन को देने की कोशिश करूंगा। ये तो आपका एक तरीका रहा जो हमने एक फॉर्मूले के जरिए देखा कि क्या क्या इसमें हो सकता है पूरे क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे आप लोग को मॉडुलर थ्योरी और डिवीजन एल्गोरिथम का एक बेहतरीन यूज आपको देखने को मिला होगा। आपने पढ़ा तो होगा, बस एक थियरी लिया और पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा यूज पढ़े होंगे कि मॉडुलर यूज कैसे करते हैं। ओके, अगर मैं बताऊं एक थोड़ा मॉडल का एक और ट्रिक ना कि मॉडलर और कहाँ कहाँ बेहतर यूज कर सकता है, जैसे मान लो मैंने ऐसा कहा कि एक मैं एग्जांपल लेता हूं कि 25 आज मतलब 25 मंथ में हमारे पास जैसे कह दें कि इफ इट इज नाउ सितंबर, है ना, अगर अभी मान लो सितंबर चल रहा है तो 25 मंथ बाद कौन सा डे आएगा, अभी सितंबर है, अब अगर हमारे पास हम कह दें कि अभी हम सितंबर है, ओके, तो 25 मंथ बाद ये क्या होगा ना, कौन सा मंथ आएगा। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं बस चार्ज कर दो, लगा दो। हाँ, ओके, चलिए, एक्चुअली मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा ही टाइम चला जाएगा, तो मॉडुलर थ्योरी के लिए मैं एक प्रॉपर तरीके से क्लास आप लोगों के लिए मैं लेके आ जाऊंगा, है ना, उस पर पूरी तरीके से बता दूंगा कि मॉडुलर में और क्या क्या यूज होता है। फिलहाल मॉडुलर को यहीं रहने देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है वीडियो लंबा चला जाएगा। देखते हैं, और जो सेकेंड वे है, सेकेंड वे भी मैं आपको बता देता हूँ कि सेकेंड वे से इसको कैसे आप यूज करेंगे। बहुत सारे लोगों ने उस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो हमारे पास ये देखिए सेकंड वे है, जो आप इजी वे से आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इस वे का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मॉडुलो का यूज हुआ, अभी मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन आपका यही था कि 9 को 99 टाइम्स तक लिखा गया है। अब 9 को 99 टाइम्स तक लिखा गया है, तो आपको अगर कुछ नहीं आता तो पहले आप थोड़ा सा सिंपल यूज करो, 13 से डिवाइड करना है पूरे टर्म्स को। तो पहला टर्म्स आपका क्या है, 9 है, तो 9 को आप 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 9 बचेगा। अब अगर 99 लेंगे और 13 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा। ओके, 8 बच जाएगा आपको। अब यहाँ पर आपको 8 बचा, अब फिर आप जब आप 999 ले लेंगे, अब देखिए 999 लिए तो आपको पूरा नहीं करना है, क्योंकि दो आपने 99 पे किया था तो आपका 8 रिमाइंडर बचा था, तो 8 को यहाँ रखिए। ओके, 8 और 9 को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 89 हो गया। अब 89 को आप 13 से डिवाइड करिए तो कितना होगा, 18 6 जा, है ना, तो ओके, तो 76 होता है शायद, है ना, तो आप उसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका रिमाइंडर आपको 11 बचेगा। अब यहाँ पे जो 11 रिमाइंडर बचा है, तो आपने देखा 3 टाइम्स में आपने कितना रिमाइंडर बचा है, 11, तो ये 11 और 9 को ऐड करेंगे तो 119 आ जाएगा, और 119 को 13 से डिवाइड करेंगे तो शायद वो 117 आता है, तो आपको क्या बचेगा, 2 बचेगा रिमाइंडर। अब आपने 4 टाइम्स तो ले लिया 9 को, अब आप 5th टाइम लीजिए, 5th टाइम लेंगे तो 4 टाइम्स में आपका रिमाइंडर कितना बचा था, 2, तो 2 और 9 को करेंगे 29 होगा, तो 13 का जब करेंगे तो 13 2 जा होता ना 26, आपको कितना बच जाएगा, 3। अब 3 बचा तो आपने कितने टाइम्स में आपका यहाँ पे 5 टाइम्स में आया था 3, देखिए यहाँ लिखिए 3, तो 3 और 9 करेंगे तो 39 हो गया, 39 को करेंगे तो 13 3 जा होता है, 0 आ गया। आपको यही टर्म्स देखना था कि कितने टाइम्स में 0 आता है, तो ये टोटल 6 टाइम में 0 आ गया। अगर आप 6 टाइम में 0 आ गया, 7 टाइम्स जब आप करेंगे, यानी आपने 9 की वैल्यू कितनी ले लिया, 7 ले लिया, 7 ले लिया, तो 7 लेंगे तो यहाँ तो 0 आया था ना 6 टाइम पे, तो अब 9 बचा, फिर देखिए रिमाइंडर 9 हो गया। फिर जब आप इसको 7 के बाद 8 टाइम्स लेंगे तो यहाँ पे आपका अगर 9 बचा था, तो फिर देखिए 99, ये वाला टर्म्स अब फिर ये क्या करने लगा, रिपीट करने लगा, यानी 6 टाइम्स के बाद ये टर्म्स फिर रिपीट करने लगेगा। यानी अब क्या आने लगेगा, फिर 9 8 11 2 3 फिर 0,
फिर उसी तरीके से करेगा तो ये टर्म्स कितने टाइम्स तक रिपीट करता रहेगा, मतलब 6 टाइम के बाद ये रिपीट करना अलाउ हो जाएगा। ओके, रिपीटेशन अलाउ हो जाएगा इसमें। तो अब नेक्स्ट टर्म यानी ये टर्म्स पूरा का पूरा कितने टाइम्स में रिपीट करने लगा, पूरा 99 टाइम्स में। यानी 99 जो टाइम्स है आपका, इसको अगर ये टाइम्स आप लिखिए, ओके ओके, ये पूरा जो टाइम्स है वो कितने टर्म्स के बराबर होना चाहिए। ये देखिए, इसे कॉन्ग्रुएंस हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए इसका, रिमाइंडर ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मॉडुलर। ओके, अब जो रिमाइंडर भी है ना, इस रिमाइंडर को भी आप क्या लीजिए, टाइम्स लीजिए, क्योंकि आप 99 टाइम्स की बात कर रहे हैं, ना ही कि नंबर की बात कर रहे हैं। क्योंकि 99 टाइम्स, 9 को कितने टाइम्स तक लिखा गया, 99 टाइम्स तक लिखा गया है। तो आपका रिमाइंडर वाला टर्म्स क्या बचेगा, और मॉडुलर कितना होगा 6, क्योंकि 6 टाइम्स के बाद वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है 6 टाइम्स के बाद। तो 6 इज ए व्हाट, 6 इज ए टाइम्स। ओके, तो 99 टाइम्स को कॉन्ग्रुएंस, इज ए कॉन्ग्रुएंस इसके बराबर हो सकता है, लगभग बराबर हो सकता है। ओके, रिमाइंडर इज ए टाइम्स, मॉडुलर 6 टाइम्स। ओके, अब आप 99 को आप 6 से अगर डिवाइड करिए तो कितना बचेगा, आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 क्या होगा आपका, टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। ओके, ये आपका मॉडुलर 6 और यहाँ पे आपका 99। ओके, तो ये बचा क्या था, रिमाइंडर कितना बचा, 3 टाइम्स बचा। तो 3 टाइम्स आपका क्या है, 9 है। तो 9 ही क्या है आपका, है ना, 9 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स बचा, यानी 3 9 आपके बच गए, 3 बच चुके। अब इसको आप क्या करिए, 13 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो 13 से आप डिवाइड कर लीजिए इसको, बस सिंपल। अब 13 से आपने आप अगर प्रीवियस में जाके देखिए तो आपने 13 से 3 वाला टर्म्स है ना, ये है ना, 13 को अगर मतलब 39 को 999 को अगर 13 से डिवाइड किया तो आपका क्या बचा, 11 बचा। तो सिंपल, यहाँ से भी आपको मिल गया कि ये इसका जो रिमाइंडर हुआ आपका क्या बचा, 11 आ गया, सिंपल। ओके, तो देखो यहाँ पे भी आया। अब बहुत सारे लोगों ने किया होगा कि हाँ 16 है तो इसको मतलब 16 टाइम में आया होगा, इंटू 6 ये आया, है ना, और प्लस 3 बच गया। लेकिन उन्हें पता नहीं हो रहा कि वो चल क्या रहा है, चल यही रहा है, मॉडुलर थ्योरी ही चल रही है, लेकिन बस एक टर्म्स में यूज कर रहे हैं, है ना, एक शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो भूल जा रहे हैं, है ना। चल रहा है पूरा का पूरा मॉडुलर थ्योरी का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन बस उन्हें पता नहीं चल रहा कि अरे भाई ये टर्म्स है क्या, ये ऐसे कैसे लिख सकते हो, बताओ, ये कोई टर्म्स होता है लिखने का। बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें लोगों ने लिख दिया होगा 16 इंटू 6 प्लस 3, ये क्या है, ये ऐसे लिखा जा सकता है। वो तो जब भी बनेगा वो मॉडुलर के टर्म में बनेगा ना। आपको रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर आपका रिमाइंडर से आएगा ना, इस टर्म से रिमाइंडर आ जाएगा, कोई मतलब है। तो ये टर्म्स है, ऐसे लिखे जा सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपका ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर लगे कि कुछ चीज़ें आपका कंफ्यूजिंग है, चीज़ें हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।